अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे और 11 का नाम था अल्कोहल, फिनोल और ईथर। अल्कोहल के बारे में हम लोगों ने पूरी डिटेल में बात कर ली थी। अल्कोहल क्या होता है, फिर हमने उसकी प्रिपरेशन देखी, फिर हमने उसके रिएक्शंस देख लिए और उसके लास्ट वाले रिएक्शंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन देखेंगे जिसका नाम है फिनोल। ठीक है, अब फिनोल के बारे में सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 का थोड़ी सी चीज रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अल्केन, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल बन जाता है। जैसे ये देखो CH4 था, मीथेन है, जब एक हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो जाता है तो CH3 मीथाइल। इसी तरह अगर ईथेन हो तो ईथाइल, प्रोपेन हो तो प्रोपाइल। इसी तरह हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल में हमने चैप्टर नंबर 8 में बात की थी और इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, कैपिटल R से। R का मतलब मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, 10 तक कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसी तरह सिमिलरली व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम बेंजीन, जब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिनाइल इज फॉर्म्ड, या अराइल ग्रुप भी इसको कहते हैं। तो अराइल बन जाता है या फिनाइल ग्रुप बन जाता है। जैसे कि ये देखें कि मेरे पास C6H6 है, ये एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो C6H5 ये बेंजीन से फिनाइल बन जाता है या अराइल ग्रुप। और अगर इराइल ग्रुप के ऊपर या जहां से एक हाइड्रोजन हटा है वहां पे कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप अटैच हो जाए तो इसे हम फिनोल का नाम देते हैं, क्योंकि OH ग्रुप अल्कोहल के लिए होता है। और अल्कोहल में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इस तरह से लिखूं फिनाइल, तो फिनाइल के बाद जब एंजीन के ऊपर OH ग्रुप अटैच हो गया तो OH फॉर अल्कोहल, और अल्कोहल के लिए आप YL का वर्ड हटा के आगे OL लगा देते हो। OL का मतलब यानी कि फिनोल। अल्कोहल OH ग्रुप अल्कोहल को कहते हैं, और अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है आप लोग के पास, अल्कोहलिक ग्रुप, उसके जब आप नाम देते थे तो आप OL का वर्ड लिख देते थे। तो मैंने YL हटा के OL ग्रुप लिख दिया तो फिनाइल से क्या बन गया, फिनोल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये देखो कि आपके पास बेंजीन रिंग थी, बेंजीन रिंग में से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो फिनाइल बन जाएगा। और अगर फिनाइल ग्रुप के ऊपर या फिनाइल के ऊपर अगर OH ग्रुप अटैच हो जाएगा तो इसे हम फिनोल का नाम देंगे। ठीक है, और उसके बाद आगे मैंने लिखा है यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट इन वॉशरूम्स एंड हॉस्पिटल्स। ये जो फिनोल होता है, फिनाइल को आप लोग ज्यादातर पोछा लगाने के लिए या सफाई वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अस्पतालों के अंदर भी, घरों के अंदर भी इसको यूज कर लिया जाता है, लेकिन वॉशरूम वगैरह साफ करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने पहले बात की कि जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो अल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इसी तरह जब बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो फिनाइल ग्रुप बन जाता है। और फिनाइल, एक हाइड्रोजन जहां से हटा है वहां पे अगर हाइड्रोक्सल ग्रुप या OH ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाएगा तो इसे हम फिनोल का नाम देंगे। ठीक है, फिनोल को सबसे पहले 1834 के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, यहां पे बुक के अंदर उसका नाम लिखा हुआ है, रैग ने किससे डिस्कवर किया था इसको, कोल टार में से डिस्कवर किया था। कोल टार यानी कि जिसे आप लोग नाम देते हैं, जो सड़कों के ऊपर लुक वगैरह डालते हैं उसे कोल टार कहते हैं। तो कोल टार के अंदर रैग साइंटिस्ट ने सबसे पहले, इसे कोई रेज भी पढ़ता है, रैग भी पढ़ता है, तो कोई भी नाम आप कह सकते हैं, रैग ने इसको 1834 में कोल टार से डिस्कवर किया था। ये बेसिकली एक जर्मन साइंटिस्ट था और उसका जो पूरा नाम था वो आप लोग के पास था, इसका पूरा नाम जो है वो आप लोगों के पास, इसका जो पूरा नाम था वो कार्ल डेविड, ठीक है, रैग था। ठीक है, इसका पूरा नाम कार्ल डेविड रैग था। इसने कोल टार से सबसे पहले बेंजीन फिनोल को या इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और OH ग्रुप जब बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाए तो इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम फिनोल का नाम देते हैं। अब उससे आगे इसके कुछ प्रिपरेशंस के मेथड है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। प्रिपरेशंस हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं
तो इस फिनोल को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन आपकी बुक के अंदर चंद एक मेथड उसने यहाँ पे बुक के अंदर लिखे हुए हैं। उन मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले आप लोग को दो चीजों का पता होना जरूरी है। हमने चैप्टर नंबर 9 बेंजीन का डिटेल में पढ़ा। चैप्टर नंबर 9 में हमने देखा कि बेंजीन जो होती है, बेंजीन, यहाँ पे भी आपके पास बेंजीन ही है, लेकिन एक हाइड्रोजन रिमूव होकर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो बेंजीन ही है ना। तो बेंजीन जो रिंग होती है वो हमने पढ़ा था कि ये आप लोग के पास देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का मतलब क्या होता था कि हमारे पास एक बेंजीन रिंग तो पहले हम लोग एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाते थे। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, इसके अंदर अगर मैंने क्लोरीन Cl2 को ऐड करना है तो ये डायरेक्टली ऐड नहीं होता था। हम लोग सबसे पहले इसको कैटालिस्ट लेते थे। जैसे अगर मैं इस केस में देखूं तो FeCl3 को हम कैटालिस्ट लेते थे, पहले Cl2 को इसके साथ रिएक्शन करवा के FeCl4 नेगेटिव बनाते थे और Cl पॉजिटिव बनाते थे। अब जो Cl पॉजिटिव है ये आसानी के साथ बेंजीन रिंग के ऊपर इस तरह से जो Cl पॉजिटिव होता है ये इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं इसके ऊपर, तो ये गुड इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे रिएक्शंस होता था। तो हमने इसके बारे में डिटेल में चैप्टर नंबर 9 में बात की थी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। लेकिन ये जो आप लोग के पास होता है बेंजीन, ये ना सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस भी देता है आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ये बात उसने यहाँ पे एक्सप्लेन तो नहीं की बुक में, लेकिन याद रखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो हमने पूरा चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी देता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या मतलब होता है कि आप लोग के पास कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग भी इसके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वेरी इंटेंस कंडीशन इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा इंटेंस कंडीशंस चाहिए होती हैं इस रिएक्शन को करवाने के लिए। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 से 3 ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देगा। सबसे पहला मेथड भी इसकी प्रिपरेशन का वही है जिसका नाम है डाउन्स मेथड। उसके प्रोसेस से हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं फिनोल को। अब कैसे करते हैं, हम लोग एक ग्रुप लेते हैं इस तरीके से, ये मेरे पास एक बेंजीन है और इसके ऊपर अगर क्लोरीन ग्रुप लग जाए तो इसे हम क्लोरोबेंजीन का नाम देते हैं। क्लोरोबेंजीन का हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हम क्या करते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं और 150 ATM तक प्रेशर देते हैं। और आप लोग जानते हैं ये बहुत ज्यादा इंटेंस, बहुत ज्यादा प्रेशर है। जैसे हमारे बॉडी के ऊपर 1 ATM प्रेशर लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हम 150 ATM प्रेशर दे रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। और टेम्परेचर भी हम तकरीबन 360 डिग्री सेंटीग्रेड दे रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंटेंस कंडीशन जब प्रोवाइड करेंगे ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, दूसरा रिएक्शन जो मैंने कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होगा, आप लोग जानते हैं ये जो कार्बन है, ये जो आप लोग के पास कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कैसे, क्योंकि क्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस कार्बन के ऊपर, जिस कार्बन के साथ क्लोरीन डायरेक्टली अटैच है, उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होते हैं, आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, 4 अभी भी लोन पेयर की शक्ल में इसके पास मौजूद होते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये जाके अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर।
ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कार्बन क्यों कहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसे इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर ये OH ग्रुप अटैक करता है। जैसे ही OH ग्रुप अटैक करता है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके क्या करता है, फौरी तौर पर अटैक कर देता है। या तो देखो, क्लोरीन जो ग्रुप है ना, वो सोडियम के ऊपर भी आसानी से अटैक कर सकता है, वो हाइड्रोजन के ऊपर भी आसानी से अटैक कर सकता है। तो अब जब ये वाली कंडीशन आप प्रोवाइड करते हो ना, तो तब वो सोडियम के ऊपर नहीं बल्कि H के ऊपर अटैक करता है और H को अपने साथ मिला के क्या बना लेता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देता है। क्या हुआ कि ये जो O था, O ने एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट किया और इसने अटैक कर दिया इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर। और जब इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर अटैक किया तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नेगेटिव चार्ज के तौर पे इसने यहां से हाइड्रोजन को स्नैच कर लिया। तो एक तो आपके पास बन जाएगा HCl और दूसरा आप लोग के पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पे आके ONA ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, O ग्रुप डायरेक्टली अटैच हुआ, उसके साथ Na सोडियम था तो वो भी अटैच हो गया। तो ये आपके पास एक सोडियम साल्ट ऑफ फेनॉक्साइड बन गया, फेनॉक्साइड आयंस, उसका सोडियम का साल्ट प्रिपेयर हो गया। ठीक है, तो ये जो आप लोग के पास है Na इस तरीके से ONA दोबारा फिर ये HCl के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, HCl जो होता है वो एक एसिड होता है और एसिड जो होता है वो हम लोग जानते हो कि एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव में आयन डोनेट करता है। एसिड आर दो स्पीशीज which donate H पॉजिटिव आयन। एसिड वो होता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पे ये जो HCl है ये एज अ एसिड एक्ट करेगा, ये यहाँ पे प्रोटॉन डोनेट करेगा और जब डोनेट करेगा तो NaCl के साथ मिलके NaCl बन जाएगा और आप लोग के पास इस तरीके से फिनोल प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पे एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, NaCl ग्रुप प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस रिएक्शंस के अंदर बेसिकली दो स्टेप के अंदर रिएक्शंस हुआ। मैंने आपको पहले बताया कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। बेंजीन दो तरह के रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस तो हमने डिटेल में देखे, चैप्टर नंबर 9 पूरे का पूरा उसी से रिलेटेड था। और फिर हमने कहा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन ये तब देता है जब हम बहुत ज्यादा इंटेंस कंडीशन इसको प्रोवाइड करते हैं। देखो क्या इंटेंस कंडीशन है, 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 150 ATM प्रेशर। तो इतनी इंटेंस कंडीशंस के अंदर हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शंस के नतीजे में आप लोग के पास क्या होता है कि सबसे पहले ये ऑक्सीजन अटैक करता है इस इलेक्ट्रोफाइल कार्बन के ऊपर और कार्बन के ऊपर तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव चार्ज के साथ हाइड्रोजन को अपने साथ मिला के क्लोरीन इस H के साथ मिलके HCl बना देता है और जो ONA ग्रुप होता है ये डायरेक्टली बेंजीन के साथ जाके अटैच हो जाता है। ये पहला स्टेप है जिसमें सोडियम साल्ट ऑफ फेनॉक्साइड आपके पास बन जाता है। फिर क्या होता है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ये एक एसिड है, दूसरे स्टेप के अंदर ये H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो यहाँ पे ये इस साल्ट को H पॉजिटिव आयन देगा तो एक फिनोल और साथ में क्या बन जाएगा, NaCl आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये पहला मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, फिनोल प्रिपेयर कर सकते हो और इस मेथड का नाम है डाउन्स मेथड। ठीक है, तो आप डाउन्स मेथड से भी यानी कि कोई हेलोजेंस लेके, क्लोरोबेंजीन लेके, हेलोबेंजीन लेके उसके साथ आप लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शंस करवा के आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। डायरेक्टली भी याद रख सकते हो। एक स्टेप में बात करूं तो इस तरीके से भी हो सकता है कि ये जो क्या करें, ये जो OH ग्रुप है ये डायरेक्टली बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाए, Na और Cl मिलके आपस में क्या बना दे, NaCl बना दे। इस तरीके से भी है, लेकिन मैकेनिज्म इसका वो नहीं है, मैकेनिज्म इस तरीके से है। ठीक है, तो ये पहला तरीका है जिससे आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो तरीका है जिससे आप बेंजीन को फिनोल प्रिपेयर कर सकते हो उसका दूसरे तरीके का नाम है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड को भी यूज करते हुए
इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अब कैसे प्रिपेयर करते हो, देखो सबसे पहले हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप होता है। आप लोगों ने ये भी चैप्टर नंबर 9 के अंदर पढ़ा हुआ है कि अगर बेंजीन हो तो बेंजीन का हम रिएक्शंस करवाते हैं H2SO4। जब हमने सल्फर को ऐड करवाना था तो H2SO4 को ऐड करते हो, और कैटालिस्ट भी आप H2SO4 ही लेते हो। ठीक है, और H2SO4 के नतीजे में आप लोग के पास इस तरह के ग्रुप, पूरा एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म के केस में आपके पास इस तरह का ग्रुप बन जाता है, SO3H बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। कि आप बेंजीन लेते हो, उसका रिएक्शन करवाते हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कैटालिस्ट भी सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि ये जो रिएक्शंस है ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमें कैटालिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग क्या करते हैं, एज अ कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड में एज अ कैटालिस्ट भी किसको ऐड कर लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड कर लेते हैं ना, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि पहले स्टेप के अंदर ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये एक एसिड है SO3H, ये एक एसिड है, और आप जानते हैं एसिड क्या डोनेट करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। तो हम इसका क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन करवाते हैं एक बेस के साथ। ठीक है, इसका भी पूरा एक मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पे उसने मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो हम भी, और ना ही आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा है, तो मैं वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बेंजीन के अंदर जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हो, तो रिएक्शंस के नतीजे में आप लोग के पास क्या होता है कि इस तरीके से ये दो ग्रुप प्रिपेयर कर देता है। एक तो आपके पास बन जाएगा ONA, और साथ में क्या बन जाएगा, Na2SO3, और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है। ये सारे का सारा एक मुकम्मल डिटेल में रिएक्शंस होता है, विद मैकेनिज्म होता है। बस फर्क ये है कि ये एसिड है, एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा तो उसकी जगह पे जाके Na लग जाएगा। हम इसके लेते हैं दो मॉलिक्यूल। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल क्या करेगा कि Na क्या करेगा, इस H को हटा के यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और आपके पास बन जाएगा SO3Na। नेक्स्ट स्टेप में फिर ये रिएक्शन होगा तो Na2SO3 बन जाएगा, और Na2SO3 आपका कंपाउंड से अलग हो जाता है, और साथ में वाटर बन जाता है, और ये एक साल्ट प्रिपेयर हो जाता है बेंजीन का, या फिन ऑक्साइड आयन आपके पास प्रिपेयर हो जाते हैं। इसको आप क्या करते हो कि नेक्स्ट स्टेप में वही दोबारा पुराना ही मेथड कि आप बेंजीन लेते हो, बेंजीन के ऊपर ONA ग्रुप अटैच है। अब आप क्या करते हो, इसका रिएक्शन फिर HCl के साथ करवा लेते हो। ये एक एसिड है, और एसिड H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, और डोनेट करता है तो आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है, और साथ में NaCl प्रिपेयर हो जाता है। तो ये दूसरा मेथड है जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप लोग फिनोल को प्रिपेयर कर सकते हो। और ये मैंने आपको बताया, ये वही वाला मेथड है जो आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाला मेथड देखा था। ये बिल्कुल वही मेथड है आप लोग, जिससे आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी कुछ इंटेंस कंडीशंस चाहिए, जैसे 360 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें तकरीबन 320 डिग्री सेंटीग्रेड हमें टेम्परेचर देना पड़ता है। ये भी एज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तौर पे ही प्रोसीड करता है। और उस रिएक्शंस के केस में पहले आपके पास एक साल्ट बन जाता है, और साल्ट के बाद जब आप दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो हमारे लेवल पे दो ही प्रिपरेशन के मेथड हैं कि फिनोल को प्रिपेयर हम कर सकते हैं बाय डाउन्स मेथड। डाउन्स मेथड में ये दोनों के दोनों रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, और उसके लिए बहुत इंटेंस कंडीशन चाहिए होती हैं। ठीक है, फिर हमने पूरी उसके बारे में डिटेल में बात कर ली। और दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आप सबसे पहले बेंजीन लो, उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओ H2SO4 के साथ, और कैटालिस्ट भी H2SO4 डालो। जब आप डालोगे तो आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो एक उसका साल्ट बन जाएगा, और साथ में सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर बन जाएगा। वो जो साल्ट है उसको फिर दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास फिनोल प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये दूसरा मेथड है जिससे आप फिनोल प्रिपेयर कर सकते हो।
ठीक है। तो आपके लेवल पे सिर्फ दो ही स्टेप हैं, दो ही रिएक्शंस हैं। एक तो आप डाउस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हो और दूसरा आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। उसके बाद कुछ इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी सी जल्दी जल्दी हम बात कर लेते हैं कि ये जो आपके पास होता है ना फिनोल, ये कलरलेस होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब यह है कि एक सॉलिड है जिसमें एटम आयन मॉलिक्यूल एक तरतीब के साथ होते हैं, ठीक है। और ये रूम टेम्परेचर पे अगर आप गौर करें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसका मतलब है ये रूम टेम्परेचर पे आपको सॉलिड मिलेगा और सॉलिड बनेगा तो आपको क्रिस्टल्स की शक्ल में ये प्रोवाइड होगा या मिलेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं पहला पॉइंट है कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, कि इसमें एटम आयन मॉलिक्यूल एक तरतीब से जुड़े होते हैं और ये एक सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है 182 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दूसरा पॉइंट है डील्यूकेसेंट सॉलिड। डील्यूकेसेंट सॉलिड का क्या मतलब होता है, ठीक है। दो तरह की चीजें होती हैं, एक हाइग्रोस्कोपिक होती हैं और एक डील्यूकेसेंट होती है, इन दोनों में फर्क है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि कोई चीज पानी में हल हो, पानी के अंदर डालें हल हो, चाहे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाए, पानी की तरह लिक्विड में चेंज हो जाए, चाहे वो पानी की तरह लिक्विड में ना चेंज हो, वो सॉलिड रहे या गैस बन जाए, तो उसका मतलब है वो हाइग्रोस्कोपिक है। वो पानी में हल तो हुई है लेकिन उसने अपनी नेचर चेंज कर ली है तब भी ठीक है, नई नेचर चेंज की तब भी ठीक है, ठीक है। हम दोनों लिहाज से मान लेते हैं कि अगर कोई कंपाउंड को पानी में डालें वो अपनी नेचर चेंज कर ले तब भी बात ठीक है, और अगर वो अपनी नेचर चेंज ना करे तब भी बात ठीक है। ऐसी चीज को हम हाइग्रोस्कोपिक का नाम देते हैं कि पानी में डिसॉल्व हुई, डिसॉल्व होने के बाद हो सकता है कि वो पानी की तरह लिक्विड बन जाए और हो सकता है वो पानी में डिसॉल्व हो जाए लेकिन सॉलिड प्रॉपर्टी रखे, तो इसका मतलब है वो हाइग्रोस्कोपिक है। और दूसरी जो चीज है डील्यूकेसेंट सॉलिड। डील्यूकेसेंट सॉलिड का मतलब होता है कि फिनोल को जब आप पानी के अंदर डालोगे ना तो ये लिक्विड बन जाएगा। ये कंफर्म बात है कि ये सॉलिड नहीं रहेगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड में चेंज होने का मतलब यह है कि इसने अपनी प्रॉपर्टी वाटर के अंदर डाल दिया, यानी कि वाटर के साथ मिक्स अप होकर लिक्विड बन गया। तो इस वजह से हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डील्यूकेसेंट सॉलिड। तो डील्यूकेसेंट सॉलिड का मतलब ये हुआ कि ये सॉलिड तो होता है लेकिन जब आप वाटर में डालते हो तो ये लिक्विड की शेप इख्तियार कर लेता है। और अगर कोई कंपाउंड करे या ना करे वो हाइग्रोस्कोपिक, और अगर ये बेंजीन ये कंफर्मली इसने करना होता है तो इस वजह से इसे डील्यूकेसेंट सॉलिड का नाम देते हैं। तीसरा पॉइंट ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में बहुत कम डिसॉल्व होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर वाटर एट रूम टेम्परेचर के ऊपर ये कम डिसॉल्व होता है। रूम टेम्परेचर के ऊपर कम डिसॉल्व होने का मतलब यह है कि इसको दर्जा हरारत जब आप देते जाओगे ना तो ये फिर पानी के अंदर हल होगा। आम अगर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी में डालोगे तो कंप्लीटली तौर पर सॉल्युबल नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने लिखा हुआ है कि ये स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एट रूम टेम्परेचर। तीसरा कंप्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या ये कंप्लीटली तौर पर पानी में डिसॉल्व हो जाता है जब आप टेम्परेचर इसको देते हो 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड देते हो तो ये मुकम्मल तौर पर पानी में हल हो जाता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है इट इज पॉइजनस एंड यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम्स। ये एक पॉइजनस है, मतलब जरासीम कश के तौर पे भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जहाँ पे जरासीम वगैरह हो, अस्पताल हो गया, वॉशरूम वगैरह हो गए, तो फिनोल जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं फिनाइल, बाहर से दुकान से हम लोग फिनाइल मंगवाते हैं जिससे हम लोग अपने वॉशरूम वगैरह को साफ करते हैं, तो इसको सफाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चंद एक इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, आप अपनी वर्डिंग में आसानी से इसको याद रख सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में मुकम्मल तौर पर डिसॉल्व नहीं होता। जब आप टेम्परेचर 68.5 देते हो तो फिर ये कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। और डील्यूकेसेंट सॉलिड है, इसका मतलब ये है कि ये पानी में जब आप डालोगे तो ये लिक्विड शेप में इख्तियार कर लेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 41 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट 182 डिग्री सेंटीग्रेड है और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चंद एक पॉइंट थे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम लोग बस यहाँ तक डिस्कस करेंगे, आगे इसके रिएक्शंस हैं कि बेंजीन कैसे रिएक्शंस देता है। तो ये भी जैसे आपने पीछे देखा था
अल्कोहल में कि पहला ये था कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होकर रिएक्शन देता था और दूसरा ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होकर रिएक्शन देता है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये होगा कि एक दफ़ा पूरी बेंजीन रिंग यानी कि बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच होता है ना, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो तो एक तो ये है कि पूरी बेंजीन रिंग ही पार्टिसिपेट कर जाए, बेंजीन रिंग डिस्ट्रॉय और आपका रिएक्शंस हो जाए, और दूसरा ये है कि OH ग्रुप रिएक्शंस करे। तो ये किस तरह से करता है वो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अभी मैं जल्दी इसको समराइज कर देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने देखा कि फिनोल क्या होता है, जैसे अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो अल्काइल बन जाता है, इसी तरह बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल जाए तो फिनाइल बन जाता है। इसे अराइल ग्रुप का नाम भी देते हैं। तो फिनाइल जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो उसकी जगह पे अगर OH ग्रुप लग जाए, OH अल्कोहल होता है, और अल्कोहल का जब आप नाम लिखते हो ना, जैसे हम नाम लिखते हैं मीथेन का, ठीक है, मीथेन हमारा अल्केन होता है, तो अगर अल्कोहल बन जाए जैसे CH3OH आ जाए तो फिर ये अल्कोहल बन गया, तो हम ANE हटा के OL का वर्ड लगा देते हैं, तो हम कह देते हैं मेथानोल, ठीक है, OL का वर्ड लगा देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग फिनाइल था उसकी जगह पे YL हटा के OL लगा देंगे तो ये फिनोल बन जाएगा, क्योंकि हाइड्रोक्सल है और एक अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। फिर हमने बात की कि वॉशरूम में इन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। 1834 में रैग ने वो किससे डिस्कवर किया था, कोल टार में से इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, और उसका नाम था डॉल डेविड रैग, उसका कॉल डेविड रैग, सॉरी कॉल, ये पूरा नाम उसका कॉल डेविड रैग था, ठीक है, डॉल नहीं था, कॉल था, कॉल डेविड रैग उस साइंटिस्ट का नाम था, उसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। फिर हमने देखा कि बेंजीन जो होता है तो वो दो तरह के रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन तो बहुत ज्यादा हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस ही हैं, और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस बस 2 से 3 देता है। उनमें से पहला रिएक्शन डाउन मेथड था, फिर हमने बेंजीन सल्फोनिक एसिड में देखा, इसका मैकेनिज्म बहुत लेंथी है तो वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो आप इन 2 तरीकों से फिनोल को प्रिपेयर कर लेते हो, और फिर हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम लोग बस यहीं तक ही डिस्कस करेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।